सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं महेश सिंह। साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने और समझने जा रहे हैं जो विश्व के इतिहास का एक बहुत बड़ा और दुखद हिस्सा है। यह कहानी है दास प्रथा की, यानी गुलामी की। शायद आपने यह शब्द सुना हो, गुलाम, जो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। लेकिन यह गुलामी क्या थी? यह कब शुरू हुई? यह क्यों थी? यह खत्म कैसे हुई? और इसका हमारे गांव, हमारे जीवन से क्या लेना देना है? मैं इसे आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे हम अपने गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे हों और पुरानी कहानियां सुना रहे हों। यह कहानी लंबी है, लेकिन यह हमें इंसानियत, आज़ादी और एक दूसरे के प्रति सम्मान की अहमियत सिखाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि दास प्रथा थी क्या। कल्पना कीजिए, आप अपने खेत में सुबह से शाम तक हल चलाते हैं, फसल उगाते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उस फसल का एक दाना भी आपका नहीं। आपकी मेहनत का सारा फल कोई और ले जाता है। इतना ही नहीं, आप अपने घर, अपने परिवार, अपनी जिंदगी के मालिक नहीं। कोई और आपको बताता है क्या खाना है, कब सोना है, कहाँ जाना है। अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो वह आपको मारता है, सजा देता है। यही थी दास प्रथा। दास प्रथा में एक इंसान को दूसरे इंसान का गुलाम बनाया जाता था। गुलाम का मतलब है उसकी कोई आज़ादी नहीं। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उसे अपने मालिक की हर बात माननी पड़ती थी, चाहे वह कितनी भी गलत हो। गुलाम को न तो अपने बच्चों की परवरिश का हक था, न अपनी जमीन का। उसे मालिक की संपत्ति समझा जाता था, जैसे हमारे गांव में बैल, गाय या खेत। हमारे गांव में अगर कोई मजदूर दिन भर काम करता है तो उसे मजदूरी मिलती है, भले ही कम हो, लेकिन गुलाम को कुछ नहीं मिलता था। न पैसा, न सम्मान, न आज़ादी। वह सिर्फ मालिक की खातिर जीता था। यह गुलामी दुनिया के कई हिस्सों में सैकड़ों बल्कि हजारों साल तक चली। अब सवाल है, यह दास प्रथा शुरू कब और कहाँ हुई? सच कहूँ तो गुलामी की जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी पुरानी कि यह हजारों साल पहले की बात है। उस जमाने में जब लोग आपस में लड़ाइयाँ करते थे तो जो पक्ष जीतता था वह हारने वालों को पकड़ लेता था। इन पकड़े गए लोगों को या तो मार दिया जाता था या गुलाम बना लिया जाता था। ये गुलाम विजेता के लिए काम करते थे, खेतों में, घरों में या बड़े बड़े निर्माण कार्यों में। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र में जहाँ बड़े बड़े पिरामिड बने, वहाँ गुलामों से काम करवाया जाता था। ये गुलाम भारी भारी पत्थर खींचते थे, दिन रात मेहनत करते थे, बिना किसी मजदूरी के। मिस्र के राजा, जिन्हें फराओ कहा जाता था, इन गुलामों को अपनी ताकत का प्रतीक मानते थे। पिरामिड बनवाने में लाखों गुलामों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। यही हाल रोम और ग्रीस जैसे देशों का था। रोम में गुलामों को सर्वस कहा जाता था। वे खेतों में फसल उगाते थे, घरों में नौकर की तरह काम करते थे या बड़े बड़े महल और सड़कें बनाते थे। रोम में गुलाम इतने ज़्यादा थे कि शहर की आधी आबादी गुलाम थी। ग्रीस में भी गुलामों से खेती, व्यापार और युद्ध के काम करवाए जाते थे। हमारे भारत में भी पुराने जमाने में गुलामी थी, लेकिन इसका रूप थोड़ा अलग था। जैसे जब कोई राजा युद्ध जीतता था तो वह हारे हुए सैनिकों या उनके परिवारों को पकड़ लेता था। इन्हें कभी कभी राजा के महल में काम करने के लिए रखा जाता था। प्राचीन भारत में दास और दासी का जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। लेकिन भारत में गुलामी उतनी क्रूर नहीं थी जितनी बाद में यूरोप और अमेरिका में हुई। फिर भी यह सच है कि इंसान को इंसान की गुलामी कराने की प्रथा हर जगह थी। हमारे भारत में गुलामी का रूप समय के साथ बदलता रहा। प्राचीन काल में, जैसे वैदिक युग में, युद्ध के कैदियों को दास बनाया जाता था। ये दास खेतों में काम करते थे या घरों में सेवा करते थे। लेकिन उस समय समाज में दासों को कुछ हद तक सम्मान भी मिलता था, जैसे महाभारत और रामायण में दासों और दासियों का जिक्र है।
लेकिन वे परिवार का हिस्सा माने जाते थे। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय गुलामी थी, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद दासों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखा कि सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए, चाहे वे दास हों या स्वतंत्र। फिर भी गुलामी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मध्यकाल में जब मुगल और दूसरी सल्तनतें थीं, तो युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाया जाता था। कुछ गुलामों को सैनिक बनाया जाता था, जिन्हें गुलाम सैनिक कहा जाता था। ये सैनिक बहुत बहादुर होते थे और कई बार बड़े बड़े युद्ध जीतते थे। कुछ गुलाम घरों में काम करते थे या बाजारों में बेचे जाते थे। लेकिन भारत में गुलामी का सबसे क्रूर रूप तब आया जब अंग्रेज हमारे देश में आए। अब बात करते हैं उस दास प्रथा की जो दुनिया के इतिहास में सबसे दुखद और क्रूर थी। इसे अटलांटिक दास व्यापार कहते हैं। यह 15वीं सदी से शुरू हुई और 19वीं सदी तक चली। इसमें अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। 15वीं सदी में यूरोप के कुछ देश लाइक पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस बहुत ताकतवर हो गए। उनके पास बड़े बड़े जहाज थे और वे समुद्र पार करके नई जमीनों की खोज करने लगे। उन्होंने अमेरिका, कैरेबियाई द्वीप जैसे जमैका, बारबाडोस और दक्षिण अमेरिका जैसे ब्राज़ील जैसे इलाकों को खोजा। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े खेत बनाए जिनमें गन्ना, कपास, तंबाकू और कॉफ़ी जैसी फसलें उगाई जाती थीं। इन फसलों को यूरोप में बेचकर बहुत पैसा कमाया जाता था, लेकिन इन खेतों में काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर चाहिए थे। यूरोप के लोग खुद तो इतना मेहनत का काम करना नहीं चाहते थे। साथ ही अमेरिका में पहले से रहने वाले लोग, जिन्हें हम मूल अमेरिकी कहते हैं, या तो यूरोपियों की लाई बीमारियों से मर गए या युद्ध में हार गए। तो यूरोप के लोगों ने सोचा क्यों न किसी और को पकड़कर काम करवाया जाए। इस तरह उनकी नज़र अफ्रीका पर पड़ी। अफ्रीका उस समय एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, जहाँ कई अलग अलग कबीले और समुदाय रहते थे। इन कबीलों के बीच अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। यूरोप के लोग इन लड़ाइयों का फायदा उठाते थे। वे एक कबीले को हथियार, कपड़े, शराब या दूसरी चीजें देते और कहते दूसरे कबीले के लोगों को पकड़ो और हमें दो। इस तरह लाखों अफ्रीकी लोग, मर्द, औरतें, बच्चे पकड़े गए। इन अफ्रीकी लोगों को पकड़ने के बाद क्या होता था? उन्हें जंजीरों में बांधकर समुद्र के किनारे ले जाया जाता था। वहाँ बड़े बड़े जहाज खड़े होते थे जिन्हें गुलाम जहाज कहा जाता था। ये गुलाम जहाज इतने भयानक थे कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे डिब्बों में ठूसा जाता था। लोग एक दूसरे से सट कर लेटे रहते थे। न हवा थी, न रोशनी, खाना पीना भी ठीक से नहीं मिलता था। कई लोग इस सफ़र में भूख, बीमारी या दम घुटने से मर जाते थे। यह सफ़र कई हफ्तों या महीनों तक चलता था। जो लोग जिंदा बच जाते थे उन्हें अमेरिका, कैरेबियाई द्वीपों या दक्षिण अमेरिका ले जाया जाता था। वहाँ उन्हें बाजार में बेचा जाता था, जैसे हमारे गांव में मवेशी बिकते हैं। लोग उनकी ताकत, उम्र और स्वास्थ्य देखकर उन्हें खरीदते थे। एक बार बिक जाने के बाद उनकी जिंदगी मालिक के हाथ में होती थी। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए है, लेकिन बाजार में मालिक उस बच्चे को छीन लेता है और किसी और को बेच देता है। माँ चीखती है, रोती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। ऐसी क्रूरता थी दास प्रथा में। अब सोचिए इन गुलामों की जिंदगी कैसी रही होगी। उन्हें उनके परिवार, उनके गांव, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सब कुछ छोड़ना पड़ता था। उन्हें नया नाम दिया जाता था। उनकी पुरानी पहचान मिटा दी जाती थी। वे सुबह से रात तक खेतों में काम करते थे। गन्ने के खेतों में काम करना बहुत मुश्किल था। गर्मी, पसीना और थकान, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं। हमारे गांव में अगर कोई मजदूर थक जाता है तो वह थोड़ा आराम कर लेता है, लेकिन गुलामों को ऐसा कोई हक नहीं था। अगर कोई गुलाम धीरे काम करता या गलती करता तो उसे कोड़े मारे जाते थे। कई बार तो इतनी क्रूर सजा दी जाती थी कि गुलाम की जान ही चली जाती थी। गुलामों को कोई अधिकार नहीं था। वे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे। उनके बच्चे भी मालिक की संपत्ति होते थे। मालिक चाहता तो बच्चों को बेच देता था और माँ बाप कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन क्या गुलाम चुपचाप सब सहते रहते थे? नहीं।
कई गुलामों ने इसका विरोध किया। कुछ ने भागने की कोशिश की, कुछ ने अपने मालिकों के खिलाफ हथियार उठाए। उदाहरण के लिए 1791 में हैती नाम के एक छोटे से देश में गुलामों ने मिलकर बगावत की। इस बगावत की अगुवाई टूसेंट लवर्चर नाम के एक गुलाम ने की। यह बगावत इतनी बड़ी थी कि आखिरकार हैती दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां गुलामों ने अपनी आज़ादी हासिल की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो विदेशों की बात है, हमारे भारत में क्या हुआ? भारत में भी दास प्रथा थी, लेकिन इसका रूप थोड़ा अलग था। प्राचीन भारत में जब राजा महाराजा युद्ध जीतते थे तो वे हारे हुए लोगों को गुलाम बनाते थे। इन्हें महल में काम करने या खेतों में मेहनत करने के लिए रखा जाता था। लेकिन भारत में गुलामी उतनी क्रूर नहीं थी जितनी अफ्रीका, अमेरिका के दास व्यापार में थी। मध्यकाल में जब मुगल और दूसरी सल्तनतें थीं तो युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाया जाता था। कुछ गुलामों को सैनिक बनाया जाता था, कुछ को घरेलू काम के लिए रखा जाता था। लेकिन 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने एक नई तरह की गुलामी शुरू की। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। अंग्रेजों ने चाय के बागानों, खानों और रेलवे लाइनों पर काम करने के लिए गरीब भारतीयों को मजबूर किया। इन मजदूरों को बहुत कम पैसा मिलता था और वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। यह कर्ज इतना बढ़ जाता था कि उनकी पूरी जिंदगी और कभी कभी उनके बच्चों की जिंदगी भी मालिक के लिए काम करने में बीत जाती थी। हमारे गांव में भी बंधुआ मजदूरी का यह रूप देखा गया। जैसे कोई जमींदार गरीब किसान को कर्ज देता था, बदले में किसान और उसका परिवार जिंदगी भर जमींदार के खेतों में काम करता था। यह भी एक तरह की गुलामी ही थी। अब सवाल यह है कि यह दास प्रथा खत्म कैसे हुई? तो इसका जवाब थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं इसे आसान बनाकर समझाता हूँ। 18वीं सदी और 19वीं सदी में दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। लोग यह सोचने लगे कि गुलामी गलत है, हर इंसान को आज़ादी और सम्मान का हक है। इन लोगों को निरस्तीवादी कहा जाता था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में विलियम विल्बरफोर्स नाम के एक नेता ने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इंग्लैंड की संसद में कहा, गुलामी इंसानियत के खिलाफ है, इसे बंद करना होगा। कई साल की मेहनत के बाद 1833 में इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य में गुलामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि भारत, कैरेबियाई द्वीप और दूसरे अंग्रेजी इलाकों में गुलामी खत्म होनी थी। अमेरिका में भी गुलामी के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। वहाँ हैरियट टबमैन नाम की एक महिला जो खुद गुलाम थी ने सैकड़ों गुलामों को आज़ादी दिलाई। उन्होंने एक गुप्त रास्ता बनाया जिसे अंडरग्राउंड रेल रोड कहा जाता था। यह कोई असली रेलवे नहीं था, बल्कि सुरक्षित ठिकानों का नेटवर्क था जहां गुलाम भागकर छिप सकते थे। अमेरिका में 1861 से 1865 तक एक बड़ा गृह युद्ध हुआ जिसे अमेरिकी गृह युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध का एक बड़ा कारण था गुलामी। आखिरकार 1865 में अब्राहम लिंकन ने गुलामी को पूरी तरह खत्म करने का कानून पास किया, लेकिन कई देशों में गुलामी पूरी तरह खत्म होने में और समय लगा। जैसे ब्राजील में गुलामी 1888 ईस्वी तक चली। दास प्रथा भले ही कानूनी तौर पर खत्म हो गई, लेकिन इसके निशान आज भी मौजूद हैं। अफ्रीका से ले जाए गए लोगों ने अमेरिका, कैरेबियाई द्वीपों और यूरोप में अपनी संस्कृति को जीवित रखा। उदाहरण के लिए जैज, ब्लूज और रेगे जैसी संगीत शैलियाँ अफ्रीकी गुलामों की देन हैं। उनके खान पान, नाच और कहानियाँ आज भी इन देशों में देखी जा सकती हैं। लेकिन दास प्रथा ने बहुत सारी समस्याएं भी छोड़ी। आज भी कई देशों में रंगभेद और असमानता की जड़ें दास प्रथा से जुड़ी हैं। अफ्रीकी मूल के लोग कई जगहों पर भेदभाव का सामना करते हैं। हमारे भारत में भी बंधुआ मजदूरी और जमींदारी प्रथा ने गरीबों और दलितों के लिए मुश्किलें पैदा की। आप सोच रहे होंगे कि गुलामी तो खत्म हो गई, फिर अब इसकी बात क्यों? लेकिन यह सच है कि गुलामी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका रूप बदल गया है। आज इसे आधुनिक गुलामी कहते हैं। जैसे बाल श्रम, कुछ लोग बच्चों से कारखानों, खदानों या घरों में काम करवाते हैं। ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मानव तस्करी,
कुछ लोग औरतों और बच्चों को जबरदस्ती बेचते हैं या गलत कामों में धकेलते हैं। बंधुआ मजदूरी। हमारे गांवों में भी कई लोग कर्ज के कारण जमींदारों या साहूकारों के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं। हमारे देश में सरकार ने बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के खिलाफ कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर ये समस्याएं हैं। हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे इस पुरानी कहानी से हमारे गांव से क्या लेना देना है। साथियों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले यह हमें बताती है कि इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे कोई किसी रंग, जात या धर्म का हो। हर किसी को आज़ादी और सम्मान का हक है। दूसरा, यह हमें सिखाती है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने से बदलाव आता है। जैसे हैती के गुलामों ने बगावत की, जैसे विलियम विल्बरफोर्स ने संसद में आवाज़ उठाई, वैसे ही हमें भी अपने आसपास की बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए। तीसरा, आज भी कई तरह की गुलामी मौजूद है। जैसे कुछ लोग बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। कुछ जगहों पर मजदूरों को इतना कम पैसा मिलता है कि वे अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं चला पाते। हमारे गांवों में भी कई बार कर्ज के कारण लोग बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होते हैं। हमें इनके खिलाफ मिलकर काम करना होगा। साथियों, दास प्रथा की यह लंबी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर इंसान को सम्मान, आज़ादी और खुशी मिले। आपके गांव में अगर कोई बात हो रही हो, जैसे बंधुआ मजदूरी या बच्चों से काम करवाना, तो उसका विरोध करें। अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वे पढ़ लिख सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारा रखें। धन्यवाद। जय हिंद।